चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे। और इसमें जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था वो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी के बारे में पढ़ा था। अच्छा, सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी होता क्या, कितना है। तो मैंने आपको, अच्छा कोई बताएगा क्या फॉर्मूला होता है इसका मेरे बताने से पहले? तो n by इसका 2 into 2a plus n minus 1 into d. वेरी गुड, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक बार और देख लेते हैं जल्दी से। अगर मेरे पास कोई एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, और इस एपी में एन टर्म्स हैं, ठीक है। और मुझे इस एपी का सम निकालना है, मुझे इस एपी का क्या निकालना है? सम निकालना है। तो सम को जो हम डिनोट करते हैं वो एस एन से करते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स को हम एस एन से डिनोट करते हैं। और एस एन इज इक्वल टू क्या होता है? एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये कब होता है? ये फॉर्मूला कोई बताएगा? इस फॉर्मूले को हम कब यूज करते हैं? जब इनफाइनाइट एपी होती है। वेरी गुड, जब इनफाइनाइट एपी होती है। ठीक है, जब हमारी एपी इनफाइनाइट हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एपी यहां पर लिख दूं 2 3 4 5, और ये एपी इनफाइनाइट तक जा रही है ना। इस एपी में हमें नहीं पता कि इस एपी की लास्ट टर्म क्या है। तो अगर एपी इनफाइनाइट है, ठीक है, जैसे कि ये, इसमें हमें लास्ट टर्म नहीं पता, तो अगर मुझे इस एपी का सम निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा मैं? ये वाला। ठीक है, अब फिर मैंने आपको बताया था कि इस एस एन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2। इस 2a को मैं क्या लिख सकता हूं? a प्लस ए प्लस फिर n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारी लास्ट टर्म होती है। तो इसकी जगह मैं l लिख सकता हूं। तो फॉर्मूला क्या बना? एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ये वाला a ऐसे कैसे प्लस, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? l। तो ये एक और फॉर्मूला हमारा आ गया। और ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब हमारी एपी क्या हो? फाइनाइट एपी है, यानी जिस एपी में हमें लास्ट टर्म पता है, जिस एपी में हमें लास्ट टर्म पता है। एग्जांपल के लिए मैंने लिखा 7 9 11 13 15 और 17, ये एपी फाइनाइट एपी है क्योंकि इसकी लास्ट टर्म क्या है मुझे पता है। तो अगर मुझे इसका सम निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला। तो अगर मुझे किसी एपी की लास्ट टर्म गिवन है तो इस फॉर्मूले को यूज करना है, अगर गिवन नहीं है तो इस फॉर्मूले को यूज करना है। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको यहां तक सारी चीजें करा दी थी। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ये सब आपको पता ही है। ए क्या होता है? ए हमारी एपी की फर्स्ट टर्म है। डी क्या है? डी हमारे एपी का कॉमन डिफरेंस है। एन क्या है? एन हमारी नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं करने के लिए, आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पास एक एपी है, मेरे पास क्या है? एक एपी है जो कि है 3 कॉमा 0 कॉमा -3 कॉमा -6 कॉमा -9, और ये जा रही है -30 तक। मुझे सम बताइए, फाइंड द सम ऑफ गिवन एपी, फाइंड द सम ऑफ गिवन एपी। ठीक है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें सभी स्टूडेंट्स, और जो भी आपका आंसर आए
आप चैट बॉक्स में लिखकर उसका आंसर दे सकते हैं। करेक्ट। ओके, हीना का आंसर आया है -162। -162। 3 बच्चों का आंसर आया है, हीना, शुभम, इंदौरा और गुलशन नाम से जो स्टूडेंट्स, इनके आंसर आए हैं -162। चलिए, -162 आंसर आया है काफी बच्चों का। आइए एक बार इसको मैं यहाँ पर दोबारा से बता देता हूँ। तो मैंने अभी बताया कि जिस एपी में आपको लास्ट टर्म गिवन है, जैसे ये वाली एपी को आप देखोगे तो इसमें लास्ट टर्म आपको गिवन है -30, और मुझे इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो अगर किसी एपी की लास्ट टर्म गिवन है और मुझे उसका सम निकालना है, तो सम क्या होता है, या मैं सिंपल एस एन लिखूं अगर यहाँ पर, सो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे ए तो मिल गया, ए कैसे मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म होती है ये, मुझे एल यानी लास्ट टर्म मिल जाएगी, लेकिन मुझे एन नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि ये कितनी टर्म्स है। तो एन कौन सा फॉर्मूले से निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म वाले से। यस। तो आपको क्या क्या गिवन है पहले ये देख लीजिए। आपको गिवन क्या है, ए की वैल्यू 3 है, डी क्या होगा, -3। -3, 0 -3 यानी -3, ठीक है। लास्ट टर्म क्या है, -30, तो मुझे एन चाहिए। तो इन सबसे मिलकर कौन सा फॉर्मूला बनता है, आपको ये सोचना है। ऐसा फॉर्मूला, लास्ट टर्म में। हाँ, ऐसा फॉर्मूला जिसमें ए भी आता हो, डी भी आता हो, एल भी आता हो और एन भी आता हो। तो ऐसा फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू बी। तो एल कितना है, -30, ए कितना है 3 प्लस n-1, डी कितना है माइनस, सारी वैल्यूज हमने रख दी, ये इधर जाकर माइनस का हो गया। सो -30 -3 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। चलिए, अच्छी बात है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो -33 इज इक्वल टू, अभी -3 मल्टीप्लाई में तो इस तरफ आकर डिवाइड में हो गया, n माइनस, माइनस से माइनस कैंसल, और ये 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा 11 इज इक्वल टू n-1, 1 इधर जाकर प्लस का हो गया। सो n हमारा यहाँ से आ गया 11 + 1 इज इक्वल टू 12। अब हमें सम निकालना है, हमें n पता चल गया 12 है, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। तो एस एन की वैल्यू कितनी है 12, इज इक्वल टू 12/2, ए कितना है 3 प्लस एल कितना है -30, ठीक है।
यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए माइक ऑन करके। सर ये 33 कैसे आया? 33 कैसे है? आप इनको -30 और -3 कितना होता है? -30 और -3 कितना होता है बताओ? बताओ। ये पता है ना आपको कैसे हम ऐड करते हैं इंटीजर्स को? भाई साइन जब सेम हो, जैसे ये 30 माइनस का है, ये 3 माइनस का है, तो दोनों के साइन सेम है ना, इसका भी साइन माइनस में, इसका भी साइन माइनस में। जब साइन सेम होता है तो हम ऐड करते हैं नंबर्स को। 30 और 3 कितना हो गया? 33। अब इसका साइन क्या होगा? जो बड़े नंबर का साइन होता है। तो 30 और 3 में से बड़ा कौन है? इन दोनों नंबर्स में से बड़ा कौन है? 30। वो माइनस का है तो -33। ठीक है, -30। ठीक। अब हुआ क्लियर क्या, जिन्होंने डाउट ये पूछा? सर चलिए, तो अब यहाँ पर क्या बचा? S12 इज इक्वल टू 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 आया। 3 प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 -30। सो S12 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 -30 कितना हो गया? माइनस का 27। और 6 7 42, 6 to 12 प्लस 4 इज 16 और -160। ठीक है, तो सम जो आएगा इसका वो क्या आएगा? -162। वेल डन, जिन्होंने -162 आंसर दिया, वेरी गुड। कोई डाउट किसी का इस क्वेश्चन में? कोई कैलकुलेशन ना समझ आई हो या फिर कोई चीज ना समझ आई हो तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने आपको होमवर्क में भी करने के लिए दिया था, तो उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा। जिन्होंने किया है वो अपना आंसर बताइए जल्दी से, और जिन्होंने नहीं किया है वो करिए इसको। आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़ो। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, आपको एक एपी दी हुई है 7, 9, 11। तो इसकी कितनी टर्म्स का जो सम है वो क्या होगा? 72 होगा, आपको ये बताना। तो आपको एक एपी दी हुई है जिसका सम है 72, आपको ये बताना है एन की वैल्यू क्या होगी, कितनी टर्म्स का सम जो है वो 72 होगा। सो करिए ट्राई इसको, सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने कर किया है होमवर्क में वो आंसर कर सकते हैं। किसी ने नहीं किया क्या होमवर्क में? ये क्वेश्चन मैंने कहा था आपको होमवर्क करने के लिए, बीच में आपको 3 दिन का टाइम मिला, संडे भी छुट्टी थी, मंडे भी आपकी क्लास नहीं हुई, ट्यूसडे भी आपकी क्लास नहीं हुई, तो 4-5 मिनट लगते इसको करने में। 72 घंटों में से आप 4 या 5 मिनट नहीं निकाल पाए। वेरी सैड। चलिए कोई बात नहीं, करो इसको सॉल्व। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? आपको सम दिया हुआ है, आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है, आपको डिफरेंस पता है, आपको निकालना है कि नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन की वैल्यू निकालनी है। ट्राई इट एवरीवन। 1 मिनट हो रहा है आपके पास। सर दे दिया आंसर। 69.2। नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी इन डेसिमल। नंबर ऑफ टर्म्स डेसिमल में नहीं आती भाई, एक बार चेक करो। कभी ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ टर्म्स 69.2, ऐसा मतलब ये पॉसिबल है? आप खुद सोचो। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा, या तो 69 आएंगी या 70 आएंगी, उनके बीच में 0.2 कैसे आ सकता है? 12। यस, हीना और शुभम इंदौरा नाम से स्टूडेंट है, इनका आंसर 12 आया है। चलिए, तो आपको यहाँ पर क्या दी हुई है? एक एपी दी हुई है 7, 9, 11।
और ये एपी चलती जा रही है। आपको बताना है कि इस एपी की कितनी टर्म्स का जो सम है वो 72 होगा, यानी आपको एस एन दिया हुआ है 72। ठीक है, आपको ए पता है 7 है, आपको डी पता है 9 - 7 यानी 2। आपको निकालना क्या है? आपको निकालनी है एन की वैल्यू, आपको निकालनी है एन की वैल्यू। तो एस एन का फॉर्मूला हम सबको पता है, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस। अच्छा, एक ऐसी एपी है, इनफाइनाइट एपी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं कि जब एपी इनफाइनाइट है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और अगर लास्ट टर्म दिया तो एल वाला। तो यहाँ पर एस एन कितना दिया हुआ है 72 इज इक्वल टू एन मुझे निकालना है 2 इंटू ए की वैल्यू 7 प्लस एन मुझे निकालना है डी की वैल्यू 2। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट? जल्दी बताइए। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलो, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर, अगर आप ध्यान से देखो, 72 इज इक्वल टू n/2, इस पूरे में से 2 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचा 7 प्लस n-1। बताइए क्या ये लाइन सबको क्लियर है? एक बार देखो ध्यान से इसको, एक बार इसको ध्यान से देखिए सभी स्टूडेंट्स। मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 7 प्लस n-1। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या बचा 72 इज इक्वल टू n इंटू, तो ये आप यहां पर देखो 7 - 1 कितना होगा 6 प्लस n। ठीक है, ठीक है भाई, यस सर। ओके। तो यहां पर अब क्या बचेगा 72 इज इक्वल टू n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 6n प्लस n को n में मल्टीप्लाई किया तो n स्क्वायर। अब 72 को मैं इधर ले आता हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 72 इज इक्वल टू 0। मैंने एक स्टेप यहाँ पर छोड़ दिया है, तो चलो मैं उसको भी लिख ही देता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। मैंने क्या किया, इस 72 को मैं इधर ले आया तो इधर 0 बचा, इज इक्वल टू 6n प्लस n स्क्वायर माइनस 72। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6n प्लस n स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल टू 0। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 72 इज इक्वल टू 0। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? अगर कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके आप लोग बेफिक्र होकर निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। तो अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से तरीके आप लोगों ने पढ़े हैं? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड आपने पढ़े हैं, कौन बताएगा कौन से 2 मेथड आप लोगों ने पढ़े हैं? Factorization. हाँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यस, 2 तरीके पढ़े हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। एक आपने पढ़ा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और एक आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो कोई भी यूज करके आप यहां से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म से करूं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करूं, बताओ जैसा आप लोग। मिडिल टर्म से। मिडिल टर्म से कर लें, ठीक है। तो मिडिल टर्म से हम कैसे करते हैं, हम सबसे पहले जो हमारा कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं n स्क्वायर के कॉफिशिएंट में। किसमें मल्टीप्लाई करते हैं? n स्क्वायर के कॉफिशिएंट में। n स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1, तो 72 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 72 ही मिलेगा। अब हम 72 को स्प्लिट करते हैं, नाम क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी इसमें कुछ हमें स्प्लिट करना होता है। किसको स्प्लिट करते हैं हम? इस 72 को स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं? हम इस 72 को ऐसे 2 नंबर्स में तोड़ते हैं जिनका प्रोडक्ट, जिनका प्रोडक्ट क्या हो, ये 72 ही हो, और जिनका सम या
डिफरेंस क्या हो, मिडल वाली टर्म यानी 6 हो। ये बात सभी को क्लियर है, याद आया सभी को? अगर कोई भूल गया है तो बताओ, याद आ गया सभी को? ऐसे ही करते हैं ना, सबसे पहले हम जो कांस्टेंट है उसको एन स्क्वायर कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई किया तो 72 ही आया। फिर हम ऐसे दो नंबर्स ढूंढते हैं जिनका प्रोडक्ट 72 हो, यानी जो हमारा मल्टीप्लाई करके आया वही, जिनका प्रोडक्ट 72 हो और सम या डिफरेंस क्या हो, मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म क्या है इसमें, 6। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं बताओ, जिनका प्रोडक्ट 72 हो या और सम या डिफरेंस 6? 12 और 12 और 6 है ना, ठीक है। yes, 12 और 6 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आएगा, और 12 में से जब आप 6 माइनस करोगे तो 6 आएगा। तो 12 और 6 ऐसे नंबर है जिनका प्रोडक्ट तो 72 है और डिफरेंस 6 है। तो मैं यही यहाँ पर इन्हीं दो नंबर्स को लिख रहा हूँ। तो मैंने लिखा एन स्क्वायर प्लस 6 को मैं क्या लिखूंगा, 12 माइनस 6। क्या बचा, एन माइनस 72 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एन स्क्वायर, एन को अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस का 12n माइनस का 6n माइनस 72 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, एन कॉमन है, तो क्या बचेगा, एन प्लस 12। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 6 कॉमन है, तो क्या बचेगा, एन प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इस पूरे में क्या कॉमन है, एन प्लस 12 कॉमन है, और क्या बचा, एन माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बताओ यहां तक सभी को क्लियर है क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में किसी को कोई डाउट? अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं आता तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहां से n की दो वैल्यूज आएंगी, जब व्हेन n प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है तो n की वैल्यू क्या आएगी, -12 0 माइनस 12 यानी -12, ठीक है। n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई -12। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में हो? n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होता है ना, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि नंबर ऑफ टर्म्स -12 हो? ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकली? No, sir. नहीं हो नो सकता। सर। तो यानी ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा, ध्यान रखना, एन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक नेचुरल नंबर होती है। -12 कोई नेचुरल नंबर नहीं, एन की वैल्यू हमेशा एक नेचुरल नंबर होती है, ठीक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, नीचे आप लिख दोगे नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, सो n इज इक्वल टू -12 इज इम्पॉसिबल। फिर दूसरे वाले को रखते हैं, व्हेन n माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 6 को मैं इधर ले जाता हूं, तो n इज इक्वल टू क्या हुआ, 0 प्लस 6, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब 6 एक नेचुरल नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 6 हो सकती है, तो हमारा आंसर क्या आया, n इज इक्वल टू 6। बताइए इस पूरे क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये मेरा यहाँ पर रफ वर्क, और क्वेश्चन हमारा इस यहाँ पर आकर खत्म हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए नेक्स्ट। सेम, ये हरियाणा बोर्ड 2020 में पूछा गया है। आपके पास एक एपी है 9,17,25, इसके कितनी टर्म्स का सम 636 होगा? करिए सॉल्व, जस्ट लाइक दैट प्रीवियस क्वेश्चन, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो सभी सॉल्व करके अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखिए।
हम्म क्या हुआ अभी? एक भी वैल्यू नहीं आई क्या? कर रहे हो क्या अभी? मैं कर रहा हूँ। कर रहे हैं सर। सर कर रहे हैं। ठीक है करिए। चलिए 1 मिनट और है, कर लो, फिर मैं कराता हूँ। हम्म 12, ठीक है। काफी बच्चों का आंसर 12 आ रहा है, आइए देखते हैं इसको। तो हमें यहाँ पर एक एपी दी हुई है 9,17,25, और आपसे ये कहा गया है कि इस एपी का जो सम है वो 636 है। यस, यानी एस एन की वैल्यू 636 है। आपको बताना है कि कितनी टर्म्स, यानी एन की वैल्यू आपको बतानी है। और आपको ए पता है, ए कितना है, 9 है। आपको डी पता है, डी कितना है, 17 - 9, यानी 8। 8। यस, तो एस एन का फॉर्मूला SN = n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। क्योंकि ये एपी इनफाइनाइट है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां से मुझे एस एन कितना दिया हुआ है, 636। एन मुझे निकालना है 2 इंटू ए कितना है, 9। ठीक है, प्लस एन मुझे निकालना है, डी कितना है, 8। तो यहां से इसको अगर मैं थोड़ा छोटा करके सॉल्व करूं तो यहां से मुझे क्या मिला, 636 इज इक्वल टू, अच्छा कुछ कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं। ठीक है, इसमें से n/2, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 9 प्लस n - 1 इंटू 4 बचेगा, है ना। 2 कॉमन, और 8 में से 2 कॉमन बचे लूंगा तो 4 आएगा ना, 2 4 से 8 होते हैं। बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को? 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा, 636 इज इक्वल टू n इंटू, ये कितना बचेगा, 9 प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4n, और -1 में किया तो -4, तो 6
36 इज इक्वल टू n इंटू 4n, और 9 माइनस 4 कितना बचा, प्लस का 5। बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो यहां से बचेगा 36 इज इक्वल टू n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 4n स्क्वायर प्लस 5n, और यहां क्या बचा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब यहां पर नंबर्स थोड़े बड़े हैं, तो हम यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की बजाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे? आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो तो, ठीक है, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूं क्योंकि इसमें मुझे ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मिडिल टर्म में। मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करता हूं। तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू क्या होती है, होगी n का कॉफिशिएंट यानी प्लस का 5, 5, और c की वैल्यू क्या होगी, माइनस 636। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्योंकि यहाँ पर n आ रहा है ना, यहाँ पर जो मेरा वेरिएबल है वो n है, तो n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो n इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू माइनस का 636 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू 4। ठीक है, सारी वैल्यू सही रखी है मैंने, कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? चलो, तो यहां से क्या बचेगा, n इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 हुआ, ओके, और इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 4 इंटू 4 16, और 16 की 636 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 6 96, 16 3 48, 49 8 प्लस 9 इज 57, 5 96 1016 10176 अपॉन में 8। यहां तक अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है लेकिन कोई बात नहीं, कैलकुलेशन हमें आती है करनी, मल्टीप्लीकेशन वगैरह ही है, सिंपल। ओके, अब उसको मैं हटा रहा हूं, यहां से n इज इक्वल टू कितना आया, -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 को इसमें हमने ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 8 प्लस 2 इज 10, 1 और 1 2 0 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8, यही आ रहा है, बताइए यही आ रहा है, यस सर। ठीक है। अब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा। अब दो मेथड पता है आपको स्क्वायर रूट निकालने के, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, एक तो ग्रुप डिवीजन मेथड और एक प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बताओ कौन से मेथड से करूं, प्राइम फैक्टराइजेशन से करूं या डिवीजन मेथड। चलो डिवीजन मेथड से यहां पर मैं इसको करके दिखा दूं। डिवीजन मेथड क्या होता है, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अगर मेरे पास ये कोई नंबर है 10201 और मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो डिवीजन मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, पेयरिंग बनाते हैं राइट साइड से, है ना, यानी यहां से पेयरिंग बनानी शुरू करेंगे। तो एक पेयर तो इन दोनों का बन गया, एक पेयर इन दोनों का बन गया, ये अकेला बच गया तो कोई बात नहीं, इसको हम अकेले को लेंगे, ठीक है। यही करते हैं, पहला स्टेप क्या है, हम पेयरिंग करते हैं इस तरफ से यूनिट डिजिट से, ठीक है, ये जो यूनिट डिजिट है यहां से हमने पेयरिंग करनी स्टार्ट की, तो इन दोनों का एक पेयर बना, इन दोनों का एक पेयर बना, फिर ये अकेला रहेगा तो हमने इस अकेले को लिया, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये कितने टाइम्स जाएगा। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना जो नंबर आप यहां लिखोगे वही नंबर यहां लिखोगे, यानी आपको
किसी के स्क्वायर से इसको डिवाइड कर, तो आपको ये देखना है एक किसके स्क्वायर के सबके पास है, एक किस नंबर के स्क्वायर के सबसे पास में है। बताओ आपको क्या देखना है, एक किस नंबर के स्क्वायर के सबसे पास में है। तो एक का स्क्वायर एक होता है, तो एक के पास ही रहेगा ना। मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ? मैंने क्या बोला? मैंने बोला एक, ये जो एक है ये किस नंबर के स्क्वायर के सबसे पास में है। तो एक के स्क्वायर के सबसे पास में है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 1 1 जा 1। ठीक है, 1 1 जा 1। तो यहाँ पर कितना बचा, ये तो 0 हो गया, यहाँ पर कितना बचा, 0 2। ओके, अब उससे पहले मैं यहां पर क्या करूंगा, इस 1 और इस 1 को ऐड कर दूंगा, तो 1 और 1 को ऐड करके आया 2। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसके स्क्वायर के सबसे पास में है, तो 1 के स्क्वायर के सबसे पास में है। फिर जो हमने यहाँ लिखा और जो यहाँ लिखा है उन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो 1 और 1 2 आ गया। अब मैं यहाँ पर जो बचा उसको लिख रहा हूँ, यहाँ पर बचा 0 2, और क्योंकि ये 0 2 नहीं टाइम, ये 0 2 किस नंबर के स्क्वायर के सबसे पास में है। अच्छा, मैंने आपको ये बताया जो आप यहाँ लिखोगे, मान लो आपने यहाँ पे 1 लिखा तो यहाँ पर भी 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने 2 लिखा तो यहाँ पर भी 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने अगर 3 लिखा तो यहाँ भी 3 आएगा। अब आप एक चीज सोचो, अगर मैंने यहाँ पर 1 लिखा तो यहाँ भी 1 आया, 21 1 जा 21। तो ये तो 2 तो बहुत छोटा है, यानी मुझे और बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, और बड़ा नंबर लेने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो 0 1 है इनको भी लिख दूंगा। और जब मैंने इन दोनों पेयर्स को 0 2 और 0 1 इन दोनों पेयर्स को एक साथ लिखा है, तो यहाँ पर एक 0 आ जाती है। जब आप दो पेयर्स को, जैसे आप डिवीजन में दो नंबर्स को जब एक साथ लेते हो तो 0 आती है, ऐसे ही जब आप दो पेयर्स को एक साथ लेते हो तो वहां पर भी 0 आती है। दो पेयर्स को एक साथ लेने का मतलब क्या है कि एक पेयर था 0 2, वो आपने यहां पर लिया, एक पेयर था 0 1, तो वो भी आपको यहां पर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसके आगे से मैं 0 हटा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, इसके आगे से मैं 0 हटा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, मैंने ये ऐड सही किया 6 5 11। हाँ ठीक है, चलिए। तो जब आपने यहां 0 लिखी है तो यहां पर भी आपको 0 लिखनी है। ठीक है, जब आपने यहां 0 लिखी है तो यहां पर भी आपको 0 लिखनी है। अब आप ये देखो ये कितने टाइम्स जाएगा। एक चीज ये ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ तो यहाँ पर भी 1 लिखूंगा, यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ तो यहाँ पर भी 2 लिखूंगा, यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ तो यहाँ पर भी 3 लिखूंगा। ठीक है, अब आप देख लो, अब अगर आप यहाँ पर 1 लिख रहे हो तो 2 0 1 इंटू 1 इज 2 0 1। ठीक है, तो ये आ गया 0। तो स्क्वायर कितना आया, स्क्वायर कितना आया 101। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या आई, -5 प्लस माइनस इसका स्क्वायर कितना आया 101 अपॉन 8। ठीक है, अब दो साइन है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो एक बार प्लस कर दो, -5 प्लस 101 अपॉन 8, तो कितना आएगा 96 अपॉन 8, तो आया 12। एक बार माइनस कर देंगे, n इज इक्वल टू -5 माइनस 101 अपॉन 8, तो ये आएगा माइनस का 106 अपॉन 8। और ये शायद डेसिमल में आएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, और नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमारी माइनस में पॉसिबल नहीं हो सकती। तो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, 12। बताइए, अगर कोई चीज ना समझ में आई हो तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से बता दूं। सर एक बार फिर से समझा दो। क्या यही क्वेश्चन। क्वेश्चन समझाना है या ये मेथड समझाना है? बताओ, क्वेश्चन समझाना है या मेथड समझाना है? अच्छा, मेथड समझाना है। देखो 10201 10201, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट दो तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तरीका होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि 8th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, और एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आप 6th 7th क्लास से पढ़कर आते हैं। ठीक है,
तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको 9th या 10th में पढ़ना है, पुराना टॉपिक है। तो जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं तो उसके लिए हम यूनिट डिजिट से पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। पेयर का मतलब होता है दो चीजों को एक साथ लिखना। पेयर का मतलब क्या होता है? दो चीजों को एक साथ लिखना। तो इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। अब इसकी पेयरिंग नहीं हो रही तो हम इसको अकेला लेंगे। ये स्टेप क्लियर है? हमेशा आपको पेयरिंग कहां से स्टार्ट करनी है? इधर से, यूनिट डिजिट से। तो इन दोनों का पेयर एक साथ, इन दोनों का पेयर एक साथ, और ये अकेला तो ये अकेला। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो 1 है ये किस नंबर के स्क्वायर के सबसे पास में होता है। 1 किस नंबर के स्क्वायर के सबसे पास में होता है? तो आपको 1 का स्क्वायर पता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये चलता रहता है। तो मुझे बताओ 1 सबसे पास में किसके है? 1 के, 4 के, या 9 के? बताओ। और के 1 के। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? 1 इंटू 1, यानी 1 1 जा 1। तो ये तो 0 बचा। अब यहां से आपने जो, अब आपको पेयर लिखना होता है पूरा, ठीक है? ये नहीं कि खाली आपको 0 लिखना है, आपको ये पूरा पेयर लिखना है। तो यहाँ पर आपने लिखा 0 2। लेकिन इस पेयर को जब आप लिखोगे उसके साथ साथ आपको इन दोनों को ऐड करना है ना? जो नंबर यहाँ लिखा है और जो नंबर यहाँ लिखा है इनको ऐड कर दो, तो 1 और 1 कितना आ गया? 2 आ गया। अब आप ये देखो कि क्या, अगर मैं यहां पर 1 लिख दूं और यहाँ, अगर मैंने यहां पर 1 लिखा है तो यहां पर भी 1 आएगा। तो 21 इंटू 1, 21 आ गया। तो ये तो 2 से बहुत ज्यादा है ना? 21, 21 2 से बहुत ज्यादा है, यानी मुझे ये वाला पेयर भी लिखना पड़ेगा, तभी ये इसके आसपास आएगा। जैसे डिवाइड में करते हैं, यहाँ पर क्या आता है? जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि 10 को 3 से डिवाइड करो, तो आप क्या लिखते हो? आप 3 3 सा 9, इसके सबसे पास वाला लिखते हो। अगर आप 4 टाइम्स इसको लिख दोगे 12, तो ये बड़ा हो गया ना, अब आप इसको सॉल्व थोड़ी ना कर पाओगे। सेम 21 तो बहुत बड़ा है, यानी मुझे इन दोनों की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैंने इन दोनों को भी यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब जब आपने दो पेयर एक साथ लिखे हैं, जब आपने दो पेयर जब आपने एक साथ लिखे हैं, तो आपको यहां पर भी 0 लगानी है और यहां पर भी 0 लगानी है, जैसे उसमें करते हो डिवीजन में, है ना? अगर मैं आपसे कहूं कि 327 को 3 से डिवाइड करो, एक मिनट, अगर मैं आपसे कहूं कि 327 को 3 से डिवाइड करो, कैसे करते हो? 3 1 जा 3, फिर आप 2 लिखते हो। 2 नहीं होगा इससे डिवाइड, तो आप 7 को भी लिख लेते हो। और जब आप दो नंबर से एक साथ लिखते हो तो यहाँ पर 0 लगाते हो। फिर आप करते हो 3 9 से 27। सेम, जब आपने दो नंबर्स यहाँ पर एक साथ लिखे तो यहाँ पर 0 लगाई। इसी तरीके से जब आपने दो पेयर, क्योंकि यहाँ पर पेयर में बात हो रही है, जब आपने दो पेयर एक साथ लिखे तो यहाँ भी 0 लगाई। अब जब यहाँ 0 लगा रहे हो तो यहाँ भी एक 0 आपको लगानी है। पेयर, ठीक है? पेयर मतलब हर चीज दो दो बार करनी है। ठीक है, यहाँ पर भी पेयर, अगर आपने यहाँ 0 लगाई है तो यहाँ पर भी 0 लगा दिया। ठीक है, अब मैं इसको हटा सकता हूँ क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना इसके आगे से, अगर मैं 0 हटा दूंगा। तो अब ये कितने टाइम्स जाएगा? अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूं तो यहाँ भी 1 आएगा, और 201 इंटू 201 कितना हो गया? 201। तो आपका 101 क्या आ गया? इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब क्लियर हुआ क्या? अब क्लियर हुआ? सभी लोग बताइए। Yes, sir. ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको सॉल्व करिए, सेम हरियाणा बोर्ड 2020 में पूछा गया है, उसी तरह ही है। इसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स।
हम्म। आपको एक एपी यहाँ पर दी हुई है, आपको बताना है कि कितने टर्म्स का जो सम है वो 78 होगा। 1 मिनट और है, उसके बाद पोल में करेंगे एक दो क्वेश्चन। अच्छा, इसको होमवर्क में कर लो, पोल में कर लें क्या, बताओ क्या ये करना है, बताओ आप जैसा बोलोगे। इसको मैं कराऊं या आप इसको होमवर्क में कर लोगे, पोल में कर लेते हैं फिर। सर होमवर्क में कर लेंगे। सभी स्टूडेंट्स होमवर्क में कर लोगे इसको? ठीक है, इसको आप होमवर्क में कर लेना। और अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आए तो कल की क्लास में आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है क्योंकि टाइम काफी लग रहा है। तो हम पोल में कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन, जिससे टेस्ट हो जाएगा एक तरीके से कि कितनों को आ गया समझ में, कितनों को नहीं आया है। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपके सामने। इसको आपको पोल में आंसर करना है। सो करिए इसको, पोल में आपको तब तक भेज रहा हूँ। पिछले क्वेश्चन का स्क्रीन, चलो मैं दोबारा उसको दिखा दूंगा, पहले आप इसको सॉल्व कर लो, वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो आपको ये बताना है कि कितनी टर्म्स का सम 120 होगा। पोल मैंने आपको भेज दिया। सर मैं इसका फॉर्मूला बताना। फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इसका आपको यूज करना है, ठीक है। n की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको a दिया हुआ है, आपको s दिया हुआ है। एस एन मतलब सम आपको दिया हुआ है, आपको a की वैल्यू दी हुई है, आपको d निकालना आता ही है, सब कुछ आपको दिया हुआ है, n निकालना है सिर्फ। एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है। सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है। अच्छा, 3 बच्चों ने आंसर दिया, 3 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, सबने अलग अलग आंसर दिए, तो एक का ही सही है सिर्फ। भाई क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके ही आंसर दीजिए, ठीक है। आधा अधूरा क्वेश्चन सॉल्व करके अगर आप आंसर देने जाओगे तो शायद गलत हो जाए। सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर सही है, 4 स्टूडेंट्स में से ओनली 1 स्टूडेंट का आंसर सही है। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, किसी को क्वाड्रेटिक में आ रही है तो मिडिल टर्म यूज कर सकते हो, किसी को दोनों में ही आ रही है तो फिर आपको पढ़ना है पहले वो सब। तो 5 में से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स का आंसर सही है।
6 में से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 6 में से सिर्फ 2 स्टूडेंट, 7 में से सिर्फ 3 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। नाइन में से 4, टेन में से 4, अच्छा मैंने बताया था कि अगर आपकी n की वैल्यू माइनस में आ रही है तो वो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकती, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है यानी l की जो वैल्यू होती है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होती है। तो बहुत सारे बच्चों ने पता नहीं क्यों वो आंसर दिया है जो होना नहीं चाहिए। 10 में से सिर्फ 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 5 स्टूडेंट्स ने आंसर पता नहीं क्यों वो दिया है जो नहीं हो सकता। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। 11 में से सिर्फ 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। चलिए, तो मुझे यहाँ पर क्या क्या गिवन है, एस एन दिया हुआ है 120 इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2। ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5 माइनस 3 यानी 2। बताओ ये कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? डी कैसे आया या ए कैसे आया या फिर एन कहाँ से आ गया या ठीक है, ये सबको पता चली गया होगा, फॉर्मूले में रखे हैं सारी चीजें। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, एन बाई 2, 2 को मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा 3 प्लस एन माइनस 1 बचा 6। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 120 इज इक्वल टू एन इंटू 3 माइनस 1 2 प्लस एन। तो 120 इज इक्वल टू 2n प्लस एन स्क्वायर और 0 इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 और एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना था सिर्फ। तो आपको सबसे पहले क्या क्या करना है भाई, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर किसी को आता है तो उससे कर लो, क्वाड्रेटिक आता है तो उससे कर लो। तो 120 को सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे तो 120 ही आएगा, और 120 को मुझे ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिनका प्रोडक्ट 120 हो और जिनका सम या डिफरेंस क्या हो 2 हो। तो 12 और 2, सॉरी 12 और 10, 12 10 जा कितने होते हैं 120 और 12 माइनस 10 2 हो गए। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा एन स्क्वायर प्लस 12 माइनस 10 एन माइनस 120 इज इक्वल टू 0। सो एन स्क्वायर प्लस एन को इधर मल्टीप्लाई कर दिया 12 माइनस 10 एन माइनस 120 इज इक्वल टू 0। एन कॉमन तो क्या बचा एन प्लस 12 माइनस का 10 कॉमन तो क्या बचा एन प्लस 12 इज इक्वल टू 0। पूरे में से n प्लस 12 कॉमन, n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब when n प्लस 12 इज इक्वल टू 0 तो n की वैल्यू क्या आएगी -12, और मैंने बताया कि कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये तो आंसर हमारा होगा नहीं। और 5-6 बच्चों ने यही आंसर दिया है, मतलब यहाँ पर माइनस नहीं लगा हुआ, फिर भी पता नहीं क्यों, फिर भी पता नहीं क्यों। ठीक है, दूसरा when n माइनस 10 इज इक्वल टू 0 तो 10 उधर जाकर प्लस में हो गया, 0 प्लस 10 तो n की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई।
तो ये प्लस में आ रहा है, एक नेचुरल नंबर होता है 10, तो n की वैल्यू 10 आएगी, ना कि 12 आएगी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। बताओ जिन्होंने ये इसको गलत किया है वो बताओ पहले, और क्या आपको अपनी गलती समझ आ गई है, अपनी मिस्टेक सबको समझ आ गई है जिन्होंने गलत किया है? क्योंकि सिर्फ 4 बच्चों का ही सही था जिन्होंने 10 आंसर दिया है, 12 जिन्होंने आंसर दिया है या ए और डी आंसर दिया उनके गलत। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करने हैं ये क्वेश्चंस। तो होमवर्क में आपको ये क्वेश्चन करना है सभी को, ये वाला। ठीक है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। अब अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इस क्लास को हम यहीं तक रख रहे हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं।